प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 9वां पाठ आज हमने पढ़ लिया है, आपको व्याख्या कर दिया गया था। आज हम मौखिक प्रश्नों को हल करेंगे। आपको पता है, मौखिक प्रश्न केवल हम चर्चा करके, डिस्कस करके ही करते हैं और लिखित प्रश्नों को नोटबुक में लिखा जाता है। तो आज मौखिक प्रश्न करने से पहले एक बार मैं फिर से कविता पाठ करके आपको संक्षेप में भावार्थ बता देता हूँ, ताकि हम प्रश्न आसानी से कर सकें। तो है हमारी जो कविता इस प्रकार है। पतंग तितली से लेकर पर उधार, मुर्गे की कलगी सिर सवार, बंदर की लंबी लगा पूंछ, मछली सी करती जल विहार, इसके विचित्र हैं चाल ढाल, हैं बड़े निराले रंग ढंग, उड़ चली गगन छूने पतंग। तो इसमें कवि जो है, हम कहेंगे पतंग के बारे में, उसके रूप रंग के बारे में, उसके चाल ढाल के बारे में। तो यहाँ चाल ढाल केवल चलने का तरीका नहीं है, व्यवहार की बात भी की गई है और उन सब के बारे में बताया है कि पतंग कैसे गगन को छूने चल दी। तो कैसे पतंग की तैयारी है, उसने गगन छूने के लिए तितली से पंख उधार लिए। उधार क्या होता है? जब किसी के पास कोई चीज़, अपनी चीज़ नहीं होती है, तो दूसरे से ले लिया करता है। आपने भी किया होगा, कक्षा में कभी कभी आप पेंसिल या रबर अपने दोस्तों से ले लेते। किस लिए? कुछ समय के लिए। तो उसी तरह लगता है कि पतंग ने ये अपने पंख तितली से लिए हैं, क्योंकि पतंग बहुत रंग बिरंगी है, बहुत सुंदर है, जैसे कि तितली हुआ करती है। आपने देखा भी होगा पतंग का कागज़ कितना हल्का होता है, कितना पतला होता है, जैसे कि वो, हम कहेंगे कि तितली के पंख से बना हुआ है। आगे है मुर्गी की कलगी सिर संवार। सर को सजाने के लिए, जैसे आप हैट या टोपी पहनते हैं, बाल को संवारते हैं कंघी से कि आपका सर सुंदर लगे। तो पतंग ने भी ठीक उसी तरह क्या किया है, उसने मुर्गे की कलगी को अपने सिर पे लगा लिया है या धारण कर लिया है, हम कहेंगे। बंदर की लंबी पूंछ लगा, और यहाँ पे पतंग एक और काम कर रही है, उसने अपनी पूंछ बड़ी लंबी सी लगाई है। कभी कभी तो लगता है कि शायद उसने बंदर से ही पूंछ लेके लगाई है। मछली सी करती जल विहार। जिस तरह मछली होती है, वो सागर में या जल में, नदी में क्या करती है? जल विहार करती है। जल विहार मतलब जल में घूमना, जल में घूमना। इसकी विचित्र है चाल ढाल, और इसमें बताया गया है कि जो पतंग है उसकी जो चाल है काफ़ी अनोखी है। विचित्र का मतलब है अनोखा। क्यों अनोखी क्यों हो गई? अंदाज़ा आप लगाइए, क्योंकि उसने अलग अलग जीवों से अलग अलग अंग ले रखे हैं अपने, तो इसीलिए उसकी जो चाल ढाल और जो रंग ढंग है वो काफ़ी विचित्र लगते हैं, अनोखे लगते हैं। आगे चलते हैं हमारी कविता को फिर से। रॉकेट से बहुत पुरानी है ये नील गगन की रानी है, सूरज को छूना चाह रही हिम्मत वाली सैलानी है, इसके तन में कितनी तरंग, इसके मन में कितनी उमंग, उड़ चली गगन छूने पतंग। तो कवि पतंग के बारे में बता के कहता है कि ये तो रॉकेट से भी बहुत पुरानी है। रॉकेट तो कुछ 100 या 150 साल पहले रॉकेट की खोज की गई थी, लेकिन यह तो हज़ारों साल से भी पुरानी है। मतलब सबसे पहले पतंग ही उड़ा करती थी, बाद में रॉकेट या जहाज आए। यह नील गगन की रानी है। एक तरह से
अगर सही मायने में कहा जाए तो पतंग आसमान को नील गगन क्यों कहा गया है? क्योंकि आसमान का रंग जो होता है नीला होता है। तो एक तरह से जो पतंग है आसमान की रानी होती है। और इसका क्या है, लक्ष्य क्या है? ये सूरज को छू लेना चाहती है, सूरज को छूना चाहती है, छू लेना चाहती है। इसीलिए इसे हिम्मत वाली सैलानी भी कहा गया है। सूरज को कोई छू नहीं सकता, लेकिन पतंग जिसका कि वज़न कितना हल्का होता है और लेकिन उसमें हिम्मत की कोई कमी नहीं, क्योंकि इसके मन में बहुत जोश से उसका मन भरा हुआ है और शरीर में तरंगे हैं, वे भी उत्साहित है। किससे? इसी कारण से वह गगन को छूने चल दी है। तो पतंग ने अपनी तैयारी पूरी रखी है, वो अपने आप को ही आसमान की रानी मानती है तथा वो डरती नहीं, एकदम निडर है। हिम्मत वाली कहा गया है पतंग को, क्योंकि वह आसमान में बिना डरे अकेले इधर उधर घुमा करती है। उसकी चाह तो सूरज को भी छू लेने की है, इसीलिए उसे हिम्मत वाली सैलानी कहा गया। बादल से बातें करती है, बगुलों के साथ विचरती है, हिरनी से इंद्रधनुष वाले आंगन में कूदी फिरती है। कितनी भी ऊंची चढ़ जाए फिर भी रहती धरती के संग, उड़ चली गगन छूने पतंग। तो इसमें फिर पतंग की खासियत बताई गई कि जब पतंग उड़ती है तो लगता है कि वो बादलों से बात कर रही है। उसकी ऊंचाई इतनी हो जाती है कि लगता है कि वो बादलों से बात कर रही है। और कभी लगता है कि बगुलों एक प्रकार के पक्षी होते हैं, ये भी काफ़ी ऊंचाई पे उड़ते हैं। तो कभी लगता है कि बगुलों के साथ ये भी घूम रही है, ये भी बगुलों से अपने आप को कम नहीं मानती है। भले इसने पंख तितली से उधार ले रखे हैं, लेकिन ये भी अपने आप को किसी पक्षी से कम नहीं मानती। और हिरनी से इंद्रधनुष वाले आंगन में कूदा फिरती है। हमको पता है कि आसमान में ही इंद्रधनुष निकलता है, तो जो आसमान रूप जो है वो इंद्रधनुषी आंगन है। और पतंग अपने आप को हिरनी मान लेती। हिरनी क्या होती है? बड़ी जोश के साथ कूद लगाती है। तो ठीक उसी तरह हमारी पतंग भी आसमान में जोश में हिरनी की तरह चंचलता से एक जगह से दूसरी जगह जाती है। उसके बाद कवि ने एक बहुत अंतिम और एक अच्छी बात बताई है, कितनी भी ऊंची चढ़ जाए फिर भी रहती धरती के संग, उड़ चली गगन छूने पतंग। पतंग में कुछ घमंड नहीं। कहते हैं लोग जो ऊंचाई पर चला जाता है वे अपने से सबको छोटा मानने लगता है, लेकिन पतंग के साथ ऐसी बात नहीं। भले वो ऊंची उड़ जाती है, बादलों के पास पहुंच जाती है, बगुलों से बात करती है, लेकिन वो हमेशा धरती के साथ बनी रहती है। कैसे? आपको पता है, पतंग एक डोरी की मदद से, एक धागे की मदद से उड़ती है और धागा हमेशा धरती से जुड़ा रहता है। तो इसी कारण से पतंग को घमंडी भी नहीं कहा गया है। पतंग कभी भी ऊंचाई पे उड़ के अपने आप पर घमंड नहीं करती। वे भी धरती के साथ बनी रहती है, जुड़ी रहती है, हम कह सकते हैं। तो ये थी ऐसी पतंग थी जो गगन को छूना चाह रही थी। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता। अब हम चलते हैं अपने मौखिक प्रश्नों। मौखिक प्रश्न का जैसे कि आपको पता ही है, यह मौखिक रूप से ही हल किया जाएगा। तो इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से आपको सुनना है। ये प्रश्न परीक्षा में भी आएंगे और हम लिखते नहीं हैं, तो इसका उत्तर आपको स्वयं लिखना हो। इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं, एक एक करके सभी प्रश्नों को लेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे। तो पहला मौखिक प्रश्न है, आपको लिखना नहीं, मैं प्रश्न लिख देता हूँ कि अगर आपके पास बुक नहीं हो तभी भी आप इस चर्चा में शामिल हो सकें। ये प्रश्न है मौखिक। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, इसको लिखा नहीं जाए,
ये हमारा जो पहला प्रश्न है, केवल मैं प्रश्न लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। पतंग ने पर किससे उधार लिए हैं? पतंग ने पर किससे उधार लिए हैं? तो यहाँ पे पर का अर्थ मैंने बताया था, जैसे शब्दार्थ में भी हमने किया था, पर के दो अर्थ होते हैं। इस पाठ में पंख के लिए पर का प्रयोग किया गया। पर का एक अर्थ होता है ऊपर, जैसे मेज पर पुस्तक रखी, तो यहाँ पे ऊपर नहीं है, यहाँ पे पंख के लिए कहा। पतंग ने पर किससे उधार लिए हैं? तो पंख की बात की गई है। तो पर के दो अर्थ होते हैं, ऊपर और पंख। तो पतंग ने पर किससे उधार ले गए? मैंने अभी उधार के बारे में बताया है। जो चीज़ किसी व्यक्ति के पास नहीं होती है और आपको ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ समय के लिए आप क्या करते हैं? वही चीज़ उधार ले लेते हैं। मैंने बहुत अच्छा उदाहरण आपको बताया था कि पेंसिल रबर बच्चे अगर भूल जाते हैं घर पे, तो अपने साथियों से उधार ले लेते हैं। तो उसमें आप उस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको लौटाना होता है। तो उधार का मतलब मेरे ख्याल से सभी बच्चे समझ गए हैं कि आप उधार वही वस्तु लेते हैं जो आपके पास नहीं होता है और आपको उसकी आवश्यकता होती है। आप उसका प्रयोग करने के बाद उसके असली मालिक को, जिसकी वो वस्तु होती है, उसको लौटा देते हैं। तो उधार का मतलब मेरे ख्याल से अब सब बच्चे समझ गए होंगे। तो पतंग ने पर किससे उधार लिए हैं? हमें पता है पतंग के पर नहीं होते हैं, पंख नहीं होते हैं। उड़ने के लिए उसने, हमारी कविता के अनुसार, उसने तितली से उधार लिए थे। आपको याद होगा, तितली से पतंग ने पर को उधार लिया हुआ है। तो हमें कैसे पता चला? आपने भी पतंग को देखा होगा, वो बड़े हल्के से कागज़ से बनी होती, और बच्चों ने तितलियों को तो बहुत देखा है। तितलियों के जो पंख होते हैं वे भी बहुत हल्के होते हैं। तो कभी कभी तो लगता है कि पतंग ने तितलियों से पंख लिए हुए हैं, क्योंकि जो पतंग है वे भी काफ़ी रंग बिरंगी होती, जैसे कि तितलियां रंग बिरंगी होती, सुंदर लगती हैं। ठीक उसी तरह पतंग भी लगता है कि उसने पंख तितलियों से ही उधार ले रखे हैं। किस काम के लिए? उड़ने के लिए। ये आपने सही बताया कि पतंग उड़ने के लिए तितलियों से पंख को उधार लेके रखे। तो इसका उत्तर आप अपने शब्दों में दे सकते हैं। परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न आता है, पतंग ने किससे पर उधार लिए हैं, तो पतंग ने तितली से पर उधार लिए, या तितली से पंख ने पर उधार लिए हैं। वाक्य हम किसी तरह से भी बना सकते हैं, वाक्य सही होना चाहिए, क्योंकि अब आपको धीरे धीरे वाक्य की रचना करनी आनी चाहिए। एक दो वाक्य नहीं बना पाएंगे आप, तो प्रश्नों के उत्तर कैसे लिख पाएंगे? तो इसके क्या क्या उत्तर हो सकते थे? ये तो मौखिक हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पतंग ने पर किससे उधार लिए हैं, तो हम कहेंगे पतंग ने पर तितली से उधार लिए हैं, या फिर दूसरी तरफ से हम करें तितली से पंख पतंग ने उधार लिए हैं। तो दोनों ही तरह से दोनों ही वाक्य सही। हम अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। मौखिक को हम केवल चर्चा द्वारा करते हैं। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, मौखिक प्रश्नों को हम केवल चर्चा के द्वारा ही करते हैं, और लिखित प्रश्नों को हम अपने नोटबुक में चर्चा उस पर भी करते हैं, लेकिन उसको बोर्ड पे लिखवाया जाता है तथा बच्चे उसको अपने नोटबुक में लिखते हैं और याद करते हैं। तो यही दोनों प्रश्न उत्तर में यही अंतर है।
प्रश्न दोनों ही परीक्षा में आएंगे, लेकिन मौखिक वाला जो है हम चर्चा करके ही हल करेंगे। प्रश्न है ख है हमारा, मुर्गे और बंदर से पतंग ने क्या क्या मिला है। मुर्गे और बंदर से, मुर्गे और बंदर से पतंग को क्या क्या मिला है। तो हमने देखा, हमने कविता में भी अभी पढ़ा था कि मुर्गे से उसने पतंग ने क्या उधार लिया था, क्या लिया था या हम उधार लिया था, दोनों ही सही है। कलगी, ये कलगी होता क्या है बच्चों? आपने देखा होगा मुर्गा जो है, मुर्गे के सर पे लाल रंग का एक ताजनुमा, उनका हम कहेंगे उनकी चमड़ी का रंग होता है और बड़ा सुंदर लगता है, मुकुट की तरह लगता है। ये कलगी मुर्गी में नहीं होता है। आपने देखा होगा जो कलगी होता है केवल मुर्गे में ही होता है। तो ये आप अगली बार जब भी आप मुर्गे या मुर्गी को देखेंगे तो कलगी को अवश्य देखिएगा। तो मुर्गे के सर पे कलगी होता है, मुकुट की तरह लगता है कि वह एक खास पक्षी है, क्योंकि उसके सर पे मुकुट की तरह कलगी होता है। तो इसी तरह इसीलिए पतंग ने जो कलगी मुर्गे से उधार लिया है या उधर से लिया है या मिला है उसे, ताकि वह भी पतंग भी सुंदर लग सके। और बंदर से पतंग की लंबी सी पूंछ होती है, आपने देखा होगा जब पतंग उड़ती है तो ये पूंछ लहराती है और सुंदर लगती है, पतंग को और सुंदर बना देती है। तो बंदर से पूंछ लिया गया है और मुर्गे से कलगी। पूंछ से क्या होता है, और सुंदरता पतंग की बढ़ जाती है। जब उड़ती हुई पतंग के पीछे से पूंछ हिलती है या हम कहेंगे लहराती है, तो पतंग पहले से भी अधिक आकर्षक लगती है। और जो पतंग के सर पे जो कलगी होती है, जो उसने मुर्गे से लिया है, ये उसको किसी महारानी की तरह दिखाती है। महारानी या रानी हमारी कविता में भी कहा गया है कि पतंग एक तरह से नील गगन की रानी होती है। रानी अपने सर पे एक मुकुट धारण करके रखती है। तो ठीक उसी तरह हमारी पतंग ने कौन कौन सी चीज़ें ले रखी है, अब हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। मुर्गे और बंदर से पतंग ने क्या क्या मिला है। मुर्गे और बंदर से पतंग को क्या क्या मिला है, तो हम लिखेंगे मुर्गे और बंदर से पतंग को कलगी और पूंछ मिली है। फिर से एक बात देखिएगा, मुर्गे और बंदर से पतंग को क्या क्या मिला है। उत्तर है मुर्गे और बंदर से पतंग को कलगी और पूंछ मिली है। कलगी मुर्गे से मिली, पूंछ बंदर से मिली। तो हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। और कैसे लिखा जा सकता है, पतंग को मुर्गे से कलगी मिली है तथा बंदर से पूंछ मिली है। तो ये भी सही तरीका है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो। पतंग को मुर्गे से कलगी तथा बंदर से पूंछ मिली है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, पतंग को मुर्गे से कलगी तथा बंदर से पूंछ मिली है। अब हम अपने तीसरे प्रश्न, ग प्रश्न पे चलते हैं। हमारा ग प्रश्न है,
पतंग मछली की तरह जल विहार कहाँ करती है? पतंग मछली की तरह जल विहार कहाँ करती है? पतंग मछली की तरह जल विहार कहाँ करती है? तो सबसे पहले जल विहार का मतलब आपको बता दिया जाता है। जल विहार, जल मतलब पानी, विहार मतलब भ्रमण करना। जैसे मछली होती है पानी में जल विहार करती है, पानी में घुमा करती है, पानी में मछली घुमा करती है। तो पतंग मछली की तरह जल विहार कहाँ करती है? आपने मछली को देखा होगा और पतंग की भी चाल को देखा होगा। मछली पानी में लहरा के चलती है, ठीक उसी तरह पतंग भी आसमान में लहरा के चलती है। पतंग पानी में तो चलती नहीं है, पतंग आसमान में उड़ती है। तो हम कहेंगे इसका उत्तर, पतंग मछली की तरह जल विहार कहाँ करती है? तो आसमान में क्या जल होता है? अगर हम इसमें बता रहे हैं तो असल में क्या है, जो चाल होती है मछली की चाल और पतंग की चाल में बहुत समानता है। आपने देखा होगा, तो आपने दोनों की चाल देख रखी है। मछली जो है पानी में लहरा के चलती है, बिना डरे चलती है, पानी में उसको कोई डर नहीं। उसी की तरह चाल होती है पतंग की, लेकिन पतंग पानी में न चलकर नीले आसमान में चलती है। नीला आसमान भी हमें पानी के रंग का याद दिलाता है। इस तरह नीले जल में, समुद्र के जल की बात किया है, नदी के जल में जब मछली चलती है और उसमें एक तरह से परछाई भी आसमान की पड़ रही होती, तो हमें दोनों की चाल में समानता नजर आती। आपने कभी किसी बड़ी नदी में देखा होगा, अगर आप किसी मछली को देखेंगे किसी नदी में, तो ऊपर आसमान की परछाई पड़ती रहती है। जो पानी का जो होता है सतह, उस पर आसमान भी दिखा करता है। तो एक तरह से तो कभी लगता है कि जो पतंग की चाल है ठीक मछली की तरह है, या फिर मछली की चाल जो है वो पतंग की तरह। ऐसा भी भ्रम होता है। अगर हम पानी में आसमान को देख रहे हैं और हमें मछली दिखती है या पतंग दिखता है, तो एक आभास होता है, हमें पता चलता है। तो पतंग मछली की तरह जल विहार कहाँ करती है? वो पानी में नहीं करती। पतंग, हम सबको पता है, पानी में तो उसके पर गीले हो जाएंगे, तो वह आसमान में जल विहार करती है। अब आसमान में जल विहार क्यों कहा गया है? क्योंकि उसका आसमान का जो रंग होता है नीला होता है, जैसे कि सागर या जल का रंग नीला होता है। तो एक तरह से इसीलिए, और उसकी चाल भी मछली की तरह ही होती है। दो कारण हैं इसमें। पहला कारण है कि आसमान का रंग जो है जल की तरह नीला होता है, और जो पतंग की चाल है वो मछली की तरह ही होती है, मछली की चाल की तरह ही होती है। पतंग भी लहरा के आसमान में चलती है। तो इसका उत्तर अब हम लोग ध्यान से सुनिएगा। पतंग मछली की तरह जल विहार कहाँ करती है? तो हमें आसमान इसका उत्तर है, आपको भी पता चल गया है। लेकिन वाक्य जब भी प्रश्न आएगा, हम पूरे वाक्य में उत्तर देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। पतंग मछली की तरह जल विहार आसमान में या आकाश में, दोनों ही सही है। आसमान में, आकाश में, गगन में, नभ में। तो पर्यायवाची हमारे गगन जो है, ये शब्द हमारी कविता में भी दिया गया है। तो आप ये चारों शब्द में
सभी में कोई भी एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपके पास बहुत सारे विकल्प हो गए हैं। मछली, पतंग, मछली की तरह जल विहार, आसमान में, नभ में, गगन में या आकाश में करती है। तो ये था हमारा उत्तर। अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलेंगे, घ पे। तो फिर से मेरे ख्याल से एक बार उत्तर फिर से दोहरा दिया जाए, क्योंकि हम इसे लिख नहीं रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए। पतंग मछली की तरह जल विहार आसमान में करती है। आप लिख सकते हैं नभ में कर सकती है, या गगन में करती है, या आकाश में करती है। सभी उत्तर सही हैं। जो आकाश का पर्यायवाची नभ भी होता है, गगन भी होता है। तो ये आपको पता चल गया। अब हम अपने अगले प्रश्न में चलते हैं। वो घ है। प्रश्न घ, पतंग क्या करना चाहती है? प्रश्न घ, पतंग क्या करना चाहती है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो क्या क्या हमने कविता में अभी आपसे चर्चा की थी। पतंग सूरज को छूना चाहती है, और क्या करना चाहती है? वह पूरे आसमान को, अपने आप को आसमान की रानी मानती है, तथा वह बादलों से बात करना चाहती है, बगुलों के साथ घूमना चाहती है, और आसमान रूपी आंगन में हिरनी बनकर कूद लगानी चाहती है। जैसे जिस तरह हिरनी कूदा करती है, उसी तरह पतंग भी नीले आसमान में हिरनी की तरह कूदना या कूदा करती है। उसकी क्या क्या चाल है, उसकी चाह क्या है, क्या करना चाहती है, उसकी क्या चाहत। तो हम कहेंगे जो पतंग है वे सूरज को छूना चाहती है, और उसकी चाह क्या है? सूरज को छू लेना, और गगन को छूना चाहती है, आसमान को छूना चाहती है, सूरज को छूना चाहती है, और वह बादलों से बातें करना चाहती है, बगुलों के साथ घूमना चाहती है, और हिरनी बनकर आसमान में, आसमान रूपी आंगन में, यहाँ पे हम कह रहे हैं आसमान रूपी आंगन में कूदना फिरना चाहती है। इससे पतंग की सब चाहत है, उसकी इच्छाएं हैं। तो हम फिर से इसका क्या लिख सकते हैं उत्तर? पतंग क्या करना चाहती है? तो हम कहेंगे पतंग गगन छूना चाहती है, पतंग सूरज छूना चाहती है, पतंग बादलों के साथ बातें करना चाहती है, बगुलों के साथ आसमान में उड़ना चाहती है, तथा आसमान रूपी आंगन में हिरनी की तरह कूदना चाहती है। तो ये सब था पतंग की इच्छा या चाहत। चाहना मतलब इच्छा करना। तो पतंग क्या क्या चाहती है? सभी उत्तर सही है। अगर आप उत्तर लिखते हैं पतंग सूरज को छूना चाहती है, तो ये भी सही है। अगर आप लिखते हैं कि वह गगन को छूना चाहती है, तो ये भी सही है। और पतंग बगुलों से बातें करना चाहती है, बादलों से बातें करना चाहती है, तथा बगुलों के साथ घूमना चाहती है। तो ये सारे उत्तर सही हैं। तो पतंग क्या करना चाहती है? तो हम जो भी उत्तर इसमें लिखा जाएगा सभी सही है। पतंग की चाहत। तो एक बार फिर से हम बता देते हैं। पतंग सूरज को छूना चाहती है, नीले गगन को छूना चाहती है, वह
बगुलों के साथ विचरना चाहती है, वह बादलों के साथ बातें करना चाहती है। तो ये थी पतंग की चाहत। अगला प्रश्न हम कल करेंगे बच्चों। तो ये थे हमारे मौखिक प्रश्न। तो इसको आपने समझा और याद किया। तो आज का यही काम है।